नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र के उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में जो सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर की जो भर्ती आई, वैकेंसी आई है यूपी पुलिस में। तो उससे संबंधित जो घटना चक्र ने साइंस की बुक निकाली हुई है उसके अध्ययन सामग्री के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि घटना चक्र की है। और ये जो है इसमें अब क्या किया गया है, इस वाले रेडियो ऑपरेटर में जो है ये साइंस के लिए थोड़ा सा अलग एक डिटेल वाइज जो है चैप्टर वाइज दिया गया, टॉपिक वाइज, कि इस तरीके से साइंस में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसी को देखते हुए साइंस की बुक घटना चक्र ने निकाली और उसमें हम लोगों ने जो है भौतिकी, जगत तथा मापन, शुद्ध गतिकी तथा गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसका जो है आप चैनल पेज पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो इसमें घटना चक्र की बुक में आई है वो सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें तो इटली के भौतिक विज्ञानी थे गैलीलियो, जिन्होंने इस तथ्य को मान्यता प्रदान की थी कि सभी पिंड जो है चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो, एक समान त्वरण से पृथ्वी की ओर जो है त्वरित होते हैं या गिरते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से पिंडों में जो है कुछ अधिक रोचक पिंड भी देखे गए जिन्हें ग्रह कहते हैं और जो तारों की पृष्ठभूमि में नियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, ग्रह की संख्या इस समय कितनी है, तो इस समय जो ग्रह की संख्या अगर बात करें सौर मंडल के तो टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, और उसमें से एक पृथ्वी भी ग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहा जाता है। ग्रहीय गतियों के सबसे प्राचीन प्रमाणित मॉडल को अब से लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है टालमी ने प्रस्तावित किया था। टालमी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ग्रह से संबंधित गतियों से प्राचीन जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो कि 2000 वर्ष पहले ही बता दिया था। यह भूकेंद्रीय मॉडल था जिसके अनुसार जो है सभी आकाशीय पिंड, तारे, सूर्य तथा ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यह टालमी द्वारा बताया गया था। इस मॉडल की धारणा के अनुसार जो है आकाशीय पिंडों की संभावित गति केवल वृत्तीय गति ही हो सकती थी। इस तरीके से उसमें बताया गया था, प्रस्तावित किया था। यानी उसमें यह बताया गया था कि पृथ्वी की गति जो है सभी करते हैं, जितने भी तारे हैं और सूर्य है अपना वो भी पृथ्वी की गति करता है, यह बताया गया था। ठीक है, जबकि आज के वर्तमान में जो है ये इसका खंडन हो चुका है। अब क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य की गति करती है। ग्रहों की प्रेक्षित गतियों का वर्णन करने के लिए टॉलमी ने जो है गतियों के जिस विन्यास को प्रतिपादित किया था वो बहुत जटिल था। इनके अनुसार जो है ग्रहों को वृत्तों में परिक्रमा करने वाला तथा इन वृत्तों को केंद्र को स्वयं एक बड़े वृत्त में गतिशील बताया गया था। लगभग 400 वर्ष पश्चात भारतीय खगोलज्ञों ने जो है भी इस प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। आर्यभट्ट जो कि 5वीं शताब्दी में, उन्होंने सबसे पहले ही अपने शोध प्रबंध में एक अधिक परिष्कृत मॉडल का वर्णन किया था जिसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहते हैं, जिसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया। ठीक है, यह सर्वप्रथम किसने दिया था, आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 1000 वर्ष के बाद पोलैंड के एक ईसाई भिक्षु थे जिनका नाम निकोलस कॉपरनिकस था और इन्होंने जो है एक पूर्ण विकसित मॉडल प्रस्तावित किया जिसके अनुसार सभी ग्रह जो है केंद्रीय स्थान पर स्थिर सूर्य के परितः वृत्तों में जो है परिक्रमा करते हैं। यह बताया किसने, कॉपरनिकस ने बताया। ठीक है, इसके बाद एक आए वैज्ञानिक केपलर। ठीक है, जॉन्स केपलर के द्वारा जो है 3 परिष्कृत नियमों द्वारा प्रतिपादित किया गया जिन्हें जो है अब केपलर के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो केपलर के नियम क्या थे इसको हम देखेंगे। केपलर के नियम थे, पहला था कक्षाओं का नियम। इसमें था सभी ग्रह जो है दीर्घ वृत्तीय कक्षाओं में जो है गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। यह जो है केपलर के प्रथम नियम का जो है बताया गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम था क्षेत्रफल के बारे में नियम। इसमें था कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसव करती है। यह नियम इस परीक्षण से प्रकट होता है कि उस समय धीमी गति प्रतीत होते हैं जब वह सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति जो है अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यानी कि मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य यहाँ पर है तो और ग्रह जो मान लीजिए कि एक यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसे गति कर रहे होते हैं, तो ये जब दूर पे होते हैं
तब इनकी गति जो है धीमी होती है, और लेकिन जब जैसे जैसे ये पास आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गए, तो इनकी गति जो है तेज हो जाती है, ठीक है। यानी कि सूर्य के जितने ही पास आते चले जाएंगे इनकी गति तेज होती चली जाएगी, जबकि सूर्य से जितने दूर चले जाएंगे उनकी गति जो है धीमी होती चली जाएगी। ये इस नियम के अनुसार बताया गया। और इनका कैसा होता है, वृत्ताकार जो पथ होता है दीर्घवृत्तीय पथ पर ये ऐसे इस तरीके से घूमते हैं। तो ये चीज़ें इसमें कहा गया। अब अगला नियम था इनका आवर्त कालों का नियम, ठीक है। तीसरा नियम है आवर्त कालों का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यह बताया गया था। नीचे दिए गए ग्रह गतियों के माप के आंकड़े जो है केपलर के आवर्त कालों के नियम की पुष्टि करते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो ए बराबर जो है अर्ध दीर्घ का अक्ष 10⁻10 मीटर के मात्रकों में होता है, और टी बराबर जो है ग्रह का परिक्रमण काल वर्षों में होता है। क्यू बराबर जो होता है वो भागफल होता है, यानी कि T²/A3 ये था इसका फार्मूला, ठीक है। क्यू बराबर T²/A3 A⁻3, ठीक है। और इसके बाद 10⁻−34 y² मीटर क्यूब मात्रकों में ये क्यों होता है। तो ये मान हो गया। अब देख लेते हैं कुछ ग्रह हैं और उनके जो है ए और टी और क्यू के मान देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने इसके ऊपर ये टी और क्यू का मान बताया, ठीक है। तो इसमें बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पृथ्वी का देखते हैं तो इसमें ए का मान 15 है, पृथ्वी का, टी का मान 1 होता है, और इसका क्यू जो मान होता है वो 2.96 होता है, ठीक है। आगे हम केपलर के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। तो जॉन केपलर एक जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने टाइको ब्रेह और उनके सहयोगियों द्वारा बहुत परिश्रम पूर्वक किए गए प्रेक्षणों के आधार पर ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने 3 नियम बताया था। केपलर स्वयं ब्रेह के सहायक थे, ठीक है। उनके ग्रहों के 3 नियमों तक पहुंचने में 16 वर्षों का समय लगा। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह बताया कि दूरदर्शी में प्रवेश करने पर प्रकाश का क्या होता है, ठीक है। इसलिए वह ज्यामितीय प्रकाशिकी के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? केपलर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा जो है आकर्षित करता है, ठीक है। और जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यह उदाहरण जो है स्वतः यह उदाहरण किसने दिया था? तो न्यूटन के प्रसिद्ध शोध प्रबंध जो था प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, यानी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, जिसे संक्षेप में जो है प्रिंसिपिया कहा जाता है, उससे यह प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब न्यूटन की प्रिंसिपिया के बारे में देखते हैं बातें। तो अगर हम बात करें तो 1619 ईस्वी में केपलर अपना तृतीय नियम प्रतिपादित कर चुके थे। उनमें अंतर्निहित गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की घोषणा जो है 1687 ईस्वी में, इसके लगभग 70 वर्ष बाद हुई, जब न्यूटन ने अपनी श्रेष्ठ कृति फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, प्रकाशित की थी, ठीक है। 1685 ईस्वी के लगभग एडमंड हेली, जिनके नाम के आधार पर प्रसिद्ध हेली धूमकेतु का नाम रखा गया है, ठीक है। प्रिंसिपिया एक विशिष्ट वैज्ञानिक कृति है, और लैंग्रेजे के शब्दों में जो कहें तो मानवीय मस्तिष्क का सर्वश्रेष्ठ ये उत्पादन है प्रिंसिपिया बुक। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता खगोल भौतिकविद डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने 10 वर्ष की मेहनत से प्रिंसिपिया की टीका लिखी, ठीक है। किसी एक समान घनत्व के खोखले गोलीय खोल तथा खोल के बाहर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान के प्रति आकर्षण बल ठीक ठीक उतना ही होता है जैसा कि खोल के समस्त द्रव्यमानों को उसके केंद्र पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात किया जाता है। एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षक बल जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक की। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के प्रयुक्त गुरुत्वीय स्थिरांक जो है g के मान को जो है प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, और इस प्रकार के प्रयोग को सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक थे हेनरिस कैवेंडिश, उन्होंने 1798 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था, ज्ञात किया था, ठीक है। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो पृथ्वी को गोल होने के कारण बहुत से संकेंद्री गोलीय खोलों का मिलकर बना माना जा सकता है, जिनमें सबसे छोटा खोल केंद्र पर तथा सबसे बड़ा खोल इसके पृष्ठ पर है, ठीक है। यानी कि अब इसको पृथ्वी जैसे मान लीजिए कोई है तो सबसे छोटा खोल इसके केंद्र पर है, ठीक है, सबसे छोटा खोल इसके केंद्र पर है, और इस सबसे बड़ा खोल जो है कहाँ पर है तो वो माना जाता है कि इसके पृष्ठ पर है, यानी कि सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको माना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताया गया है। अब अगर हम आगे बात करें तो पृथ्वी के बाहर कोई भी स्पष्ट रूप से इन सभी खोलों के बाहर हुआ, ठीक है। इस प्रकार सभी खोल जो है
पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेंगे जैसे कि इन सभी खोलों के द्रव्यमान पिछले अनुभाग में वर्जित परिणाम के अनुसार जो है उनके उभयनिष्ठ के केंद्र पर संकेंद्रित है। ठीक है, सभी खोलों के संयोजन का कुल द्रव्यमान पृथ्वी का ही द्रव्यमान हुआ। अतः पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल को यही मानकर ज्ञात किया जाता है कि पृथ्वी का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यदि किसी कण की स्थिति पर उस प्रकार कार्यरत बल के कारण परिवर्तित हो जाती है तो उस कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है आरोपित बल द्वारा उस कण पर किए गए कार्य के परिमाण के ठीक ठीक बराबर होगा। ठीक है, जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता, वह बल संरक्षी बल होते हैं तथा उन्हें केवल ऐसे बलों के लिए ही किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा की कोई सार्थकता होती है। ठीक है, गुरुत्व बल एक संरक्षी बल होता है। हम किसी पिंड में इस बल के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, का परिकलन कर सकते हैं। पलायन चाल की बात करें तो यदि हम अपने हाथों से किसी पत्थर को फेंकते हैं तो हम यह पाते हैं कि वह फिर से पृथ्वी पर वापस गिर आता है। ठीक है, निस्संदेह मशीनों का उपयोग करके हम किसी पिंड को अधिकाधिक तीव्रता और प्रारंभिक वेगों से शूट कर सकते हैं, जिसके कारण पिंड अधिकाधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तब स्वाभाविक रूप से हमारे मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है कि क्या हम किसी पिंड को इतने अधिक आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वो पृथ्वी के वापस न गिरे पृथ्वी पर। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में ऊर्जा संरक्षण नियम हमारी सहायता करता है। मान लीजिए फेंका गया पिंड जो है अनंत तक पहुँचता है और वहाँ उसकी चाल VF है। ठीक है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जाओं का योग ही होता है। ठीक है, किसी पिंड की जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का ही योग होता है। अब भू उपग्रह की बात करें तो भू उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं और इनकी गतियां ग्रहों की सूर्य के परितः गतियों से बहुत समान होती है। अतः केपलर के ग्रह नीति गति नियम के इन पर भी समान रूप से जो है लागू होता है। इन उपग्रहों की पृथ्वी के परितः कक्षाएं जो है वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षा है और यह लगभग 27.3 दिन का इसका परिक्रमण काल है। यानी कि एक पृथ्वी के चारों ओर जो है ये 27.3 दिन में जो है ये उसका पूरा कर लेता है चक्कर, जो चंद्रमा अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान है। ठीक है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः जो है घूर्णन काल के लगभग समान है। अगर हम बात करें वर्ष 1957 में तो इसके पश्चात जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नति के फलस्वरूप भारत सहित कई देश दूरसंचार, भूभौतिकी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोगों के लिए मानव निर्मित भू उपग्रहों के कक्षाओं में जो है प्रमोचित करने के योग्य बन गए हैं। ठीक है, अब अंतरिक्ष में भारत की छलांग की बात करते हैं तो देखिए वर्ष 1962 में भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुए। ठीक है, इसके बाद भारत ने अपना पहला निम्न कक्षा उपग्रह जो आर्यभट्ट था 1975 में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रमोचक रॉकेट द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया। वर्ष 1979 में जो है रोहिणी श्रृंखला के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के साथ ही इसरो ने अपने मुख्य प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से देशज प्रमोचक रॉकेटों का उपयोग करना प्रारंभ किया। इसके बाद इसरो प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्र कला, नौवहन और टेलीचिकित्सा समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि के लिए जो है विशिष्ट उपग्रह उत्पादों और उपकरणों का जो है विकास करती है। भारत के अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में सुदूर संवेदन खगोलकी और खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान कार्यरत हैं। वैज्ञानिक परियोजनाओं सहित चंद्र यानी कि चंद्रयान, अंतर्ग्रह यानी कि मंगलयान मिशनों की जो है सफलताएं इसरो की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। ठीक है, जो मंगलयान मिशन था उसको क्या कहा गया था? मॉम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ध्रुवीय और तुल्यकालिक तथा ध्रुवीय उपग्रह, यह क्या होता है? तो वह उपग्रह जो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल अर्थात निरक्षीय समतल के पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में T = 24 घंटे के आवर्तकाल से परिक्रमण करते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है समान आवर्तकाल से अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अतः यह उपग्रह पृथ्वी के किसी भी बिंदु से स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसे तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के पृष्ठ से इतनी अधिक ऊंचाई तक ऊपर फेंकने के लिए अत्यंत शक्तिशाली रॉकेटों की आवश्यकता होती है, परंतु बहुत से व्यावहारिक
अन्य प्रयोगों को ध्यान में रखकर इनका प्रबंध किया गया है। एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें आयन मंडल द्वारा परावर्तित नहीं होती। रेडियो प्रसारण में उपयोग होने वाली रेडियो तरंगें जिनका आवृत्ति परिसर होता है 2 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक की क्रांतिक आवृत्ति से कम है, इसलिए ये तरंगें जो है आयन मंडल से परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी एंटेना द्वारा किया गया रेडियो तरंग प्रसारण उन स्थानों पर भी ग्रहण किया जा सकता है जो बहुत दूर हैं तथा पृथ्वी की वक्रता के कारण जहां तरंगें सीधे नहीं पहुंच पाती। ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण व अन्य प्रकार के संचार में उपयोग होने वाली तरंगों की आवृत्तियां जो है अत्यधिक उच्च होती हैं, अतः इन्हें सीधे ही दृष्टि रेखा से बाहर ग्रहण नहीं किया जा सकता। प्रसारण केंद्र के ऊपर स्थापित कोई तुल्यकाली उपग्रह को जो स्थिर प्रतीत होता है इन सिग्नलों को ग्रहण करके उन्हें जो है पृथ्वी के बड़े क्षेत्र पर वापस प्रसारित कर सकता है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया इनसैट उपग्रह जो कि समूह ऐसा ही तुल्यकाली उपग्रह है जिसका विस्तृत उपयोग दूरसंचार के लिए भारत में किया जा रहा है। उपग्रह की अन्य श्रेणी को ध्रुवीय उपग्रह कहा जाता है और ये निम्न तुंगता यानी कि H बराबर 500 से लेकर 800 किलोमीटर तक का उपग्रह होता है, परंतु ये पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, उपग्रह निकट से अच्छे विभेदन के साथ विषुवतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार के उपग्रहों के द्वारा एकत्र सूचनाएं जो सुदूर संवेदन मौसम विज्ञान के साथ पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। अब भारहीनता क्या है? तो किसी पिंड का भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जब हम किसी पृष्ठ पर खड़े होते हैं तो हमें अपने भार का बोध होता है क्योंकि वह पृष्ठ हमारे भार के विपरीत बल आरोपित करके हमें विराम की स्थिति में रखता है। ठीक है, इसके बाद जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो वह भारहीन होता है तथा इस परिघटना को जो है भारहीनता की परिघटना कहा जाता है। पृथ्वी के परितः जो है परिक्रमण करने वाले किसी उपग्रह में यानी कि चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले हैं उसमें किसी भी उपग्रह में उपग्रह का हर छोटे से छोटा टुकड़ा तथा उसके भीतर की प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर त्वरित गति से गतिशील है तथा इस गति का त्वरण यथार्थ रूप से उस स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, उपग्रह के भीतर की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है और यह ठीक ऐसा ही है जैसा कि हम किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिर रहे हों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी उपग्रह के भीतर बैठे व्यक्ति की किसी प्रकार के गुरुत्व का अनुभव नहीं करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यह उल्लेख करता है कि r दूरी से पृथक्करण करने वाले m1 तथा m2 द्रव्यमान के किन्हीं दो कणों के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण का बल जो परिमाण होगा वो होता है Fg m1 m2 बटा r²। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है F यानी कि सार्वत्रिक और इसमें से G जो कैपिटल G है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, जिसका मान कितना होता है 6.672 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम माइनस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पर किलोग्राम स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण का मान और गुरुत्वाकर्षण के फार्मूला। ठीक है, अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है संरक्षी बल होता है। ठीक है, इसलिए किसी स्थितिज ऊर्जा फलन को परिभाषित किया जा सकता है यानी कि r पृथक्करण के किन्हीं दो कणों के बीच संबंधित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगा वह होगा V बराबर -G m1 m2 अपान r। ठीक है, यह स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। यहाँ पर अगर r बराबर इन्फिनाइट पर जो है V को शून्य माना गया है, कणों के किसी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा उन कणों के सभी युगल की ऊर्जाओं का योग होता है जिसमें प्रत्येक युगल का निरूपण ऊपर व्यक्त सूत्र के पदों में किया जाता है। इसका निर्धारण अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुगमन द्वारा किया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन चाल की बात करेंगे तो देखिए पलायन चाल का फार्मूला होता है VE बराबर √2GME अपान कैपिटल RE बराबर कितना होता है √2GRE। ये होता है इसका फार्मूला और इसका मान कितना होता है पलायन वेग का तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर किसी हम वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर हम फेंकेंगे तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर चली जाएगी और वापस पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगी। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। यदि कोई कण किसी एक समान यदि कोई कण किसी एक समान गोलीय खोल अथवा गोलीय सममित भीतरी द्रव्यमान वितरण के ठोस के गोले के बाहर है तो गोला कण को इस प्रकार आकर्षित करता है कि जैसे उस गोले के अथवा खोल का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित हो। ठीक है, तुल्यकाली
उपग्रह विषुवतीय तल यानी निरक्षीय समतल में वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के केंद्र से लगभग 4.22 × 10⁻⁴ किलोमीटर की दूरी पर गति करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कुछ भौतिक राशियाँ, उनका प्रतीक, उनकी विमाएँ और उनके जो है हम बात करेंगे मात्रक। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो इसके अगर हम मात्रा की बात करेंगे, विमाओं की बात करेंगे, तो विमाओं में जो है m⁻⁻1 L³ और T⁻2 इसकी विमा होती है। ठीक है, मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाता है। और अगर हम इसका मान की बात करें तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है। इसके बाद अगर हम बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, तो VR इसका प्रतीक चिन्ह है और इसका विमा होती है mL⁻², T⁻²। इसको जो है जूल से, इसका मात्रक जूल होता है यानी कि J यानी कि जूल होता है, और यह एक अदिश राशि होती है। इसका फार्मूला होता है -G⁻M r यानी कि स्मॉल r। ठीक है, इसके बाद गुरुत्वीय विभव की बात करेंगे तो UR से इसको डिनोट करते हैं और इसकी विमा होती है L⁻², T⁻²। ठीक है, विमाएँ बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और इसका मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। इसका फार्मूला होता है -G⁻M/r, जो कि एक अदिश राशि होती है। इसके बाद लास्ट में है गुरुत्वीय तीव्रता। गुरुत्वीय तीव्रता का मान बताएं तो इसके अगर प्रतीक की बात करें तो इसको E अथवा स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसका जो है विमा होती है L⁻²। ठीक है, यह इसकी विमा होती है। और इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फार्मूला की बात करेंगे तो कैपिटल G इंटू M/r² इंटू वेक्टर r, जो कि एक सदिश राशि होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था गुरुत्वाकर्षण से महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, उसको देखा गया और उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर, जो कि होगा आपका चैप्टर 5। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।